प्यारे बच्चों, आपकी क्लास 11th की एक बुक है हॉर्नबिल। उसका एक चैप्टर है पहला, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का शब्द चित्र। खुशवंत सिंह इस कहानी के लेखक हैं। आइए कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कहानी क्या है। तो प्यारे बच्चों, पहले पैराग्राफ में खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी किसी अन्य व्यक्ति की दादी की तरह एक वृद्ध स्त्री थी। यानी खुशवंत सिंह हमें बता रहे हैं कि जैसे बाकी लोगों की दादियाँ होती हैं वैसे ही मेरी भी दादी थी और काफ़ी बूढ़ी थी। मैं उनको 20 वर्षों से वृद्ध और झुर्रीदार स्त्री के रूप में जानता हूँ। यानी पिछले 20 सालों से मैं दादी को इतना ही बूढ़ा देख रहा हूँ, इतना ही झुर्रीदार देख रहा हूँ। लोग कहते थे कि वो एक बार युवा और मनोहर थी। यानी लोगों का कहना है वो कभी खूबसूरत दिखती थी, जवान थी और उनके एक पति भी था, मतलब मेरे दादाजी थे। पर इस बात पर विश्वास करना कठिन था। यानी मेरे लिए, खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरे लिए इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि मेरी दादी कभी जवान रही थी, खूबसूरत दिखती थी और उनके एक पति भी थे, क्योंकि मैं तो उन्हें पिछले 20 सालों से ऐसा ही देख रहा हूँ। ड्राइंग रूम में अंगीठी की कानस के ऊपर मेरे दादा का शब्द चित्र टंगा हुआ था। यानी ड्राइंग रूम के अंदर जहाँ अंगीठी जलती है उसकी दीवार पर एक दादा की तस्वीर टंगी हुई है। वो एक बड़ी पगड़ी बांधते थे और ढीले फिट वस्त्र पहनते थे। फ़ोटो में वो दिखाई पड़ते हैं कि बहुत बड़ी पगड़ी उनके सर पर है और उनके जो कपड़े हैं वो ढीले और फिट हैं। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी छाती के ऊपरी भाग को ढके हुए थी। यानी काफ़ी लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी और वे कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। दादा की तस्वीर देखने के बाद खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि वो 100 साल से भी ज़्यादा के दिखाई पड़ते थे। वो इस प्रकार का व्यक्ति दिखाई नहीं देता था जिसके पत्नी या बच्चे रहे हों। खुशवंत सिंह बोलते हैं कि दादाजी को देखकर नहीं लगता था कि कभी उनकी कोई पत्नी रही हो या फिर उनके बच्चे रहे हों। वे केवल ऐसे दिखाई देते थे जिनके बहुत से पोते और पोतियां हों। यानी दादाजी को देखकर इतना एहसास होता था, ऐसा लगता था जैसे दादा के बहुत सारे पोते पोतियां रहे हों, मतलब दादा की उम्र बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती थी। जहाँ तक इस बात का संबंध है कि मेरी दादी युवा और मनोहर रही, मैं इस विचार से संतुष्ट नहीं हूँ। यानी खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि जहाँ तक इस बात का संबंध है कि मेरी दादी युवा और मनोहर रही, मैं इस विचार से संतुष्ट नहीं हूँ, मतलब मैं इस विचार को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। वो प्रायः हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वो बच्चे के रूप में खेला करती थी। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी मुझे अपने बचपन के खेलों के बारे में बताया करती थी। वे खेल उनके लिए असंगत और असम्मानित प्रतीत होते थे और हमें वो जो कहा करती थी वो पैगंबरों की शिक्षाप्रद कहानियों के समान थी। यानी कि दादी के खेल अजीब से लगते थे और उनकी कहानियाँ अच्छी होती थीं। दूसरे पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि वो सदा छोटे कद की थी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई रहती थी। बुढ़ापे में उनका कद छोटा था, वो हल्की सी मोटी सी दिखती थी और हल्की सी कमर को झुका के चलती थी। उनके चेहरे पर सर्वत्र आड़ी तिरछी झुर्रियाँ पड़ी होती थीं। यानी चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ थी, खाल जो उनकी थी, स्किन थी, वो सिकुड़ गई थी। हम निश्चित थे कि वो सदा ऐसी थी या ऐसी ही थी जैसा हम उनको जानते थे। यानी खुशवंत सिंह बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो हमेशा से ऐसी ही रही होंगी। वो इतनी वृद्ध थी कि वो उससे अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी, क्योंकि खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मैं पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ दादी को, दादी इतनी ही बूढ़ी है, तो ऐसा नहीं लगता कि अब उनकी उम्र बढ़ रही है और 20 वर्ष से वो उसी आयु पर रुकी हुई थी। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो उम्र भी नहीं बढ़ रही है उनकी, वो वहीं पर रुकी हुई हैं जहाँ उनकी उम्र 20 साल पहले रही होगी। वो कभी भी मनोहर नहीं रही, यानी कभी सुंदर नहीं रही, और वो सदा सुंदर थीं। मतलब उतनी खूबसूरत नहीं थी मगर सुंदर थी, ये खुशवंत सिंह मानते हैं। वो घर में इधर उधर बेदाग सफ़ेद कपड़ों में बेढंगे तरीके से चलती रहती थी, पूरे घर में इधर उधर घूमती रहती थी दादी। वो अपने झुकाव को संतुलित करने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखती थी। जैसे आपने देखा होगा बूढ़े लोग एक हाथ कमर पर रख के चलते हैं ताकि खुद को सहारा दे सकें, और दूसरे हाथ में जयमाला के मन के गिनती रहती थी। यानी दादी के हाथ में हमेशा एक माला होती थी और वो उस पर प्रार्थना करती रहती थी। उसके सफ़ेद बालों के गुच्छे उसके पीले झुर्रीदार चेहरे पर बेतरतीब ढंग से बिखरे रहते थे। यानी दादी के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे सर के, और वे बाल एक बेढंगे तरीके से बिखरे रहते थे चेहरे पर, और उसके होंठ लगातार प्रार्थना में जो सुनाई नहीं पड़ती थी हिलते रहते थे। यानी दादी जो प्रार्थना करती थी 24 घंटे माला गिनते हुए,
वो आवाज़ सुनाई भी नहीं पड़ती थी, मगर वो हमेशा प्रार्थना करती रहती थीं। हाँ, वो सुंदर थी, वो इन अर्थों में सुंदर थीं, खूबसूरत थीं। वो सर्दियों के पर्वतीय भूदृश्य के समान थी, यानी सफ़ेद साड़ी पहनना, सफ़ेद बाल हो जाना, और इस तरह से देख कर लगता था कि वो पर्वतीय भूदृश्य के समान है। वो हिमाच्छादित पर्वत पार्श्व जो शांत चित्र के समान दिखाई देता है की तरह थी, जिससे शांति और संतोष मिलता था। यानी दादी को देखकर ऐसा लगता है जैसे पर्वतों पर बर्फ़ गिर जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है। उतनी ही शांति मुझे अपनी दादी में दिखाई पड़ती थी। आगे वो कहते हैं कि मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे, यानी मैं दादी अच्छे मित्र थे। मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए चले गए, उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास गांव में ही छोड़ दिया था और हम लगातार इकट्ठे रहते थे। यानी खुशबंत सिंह कहते हैं कि बचपन में मैं अपनी दादी के साथ रहता था और मम्मी पापा शहर चले गए थे। वो मुझे सुबह जगाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। वो जिस समय मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती थी, उस समय वो सुबह की प्रार्थना नीरस ऊंची नीची लय में किया करती थी। खुशबंत सिंह कहते हैं कि सुबह मेरी दादी मुझे उठाती थी, मुझे नहलाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, और इस दौरान वो अपनी उस प्रार्थना को नीरस मतलब खुशबंत सिंह कह रहे हैं कि मुझे उस प्रार्थना में कोई रस नज़र नहीं आता था, मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मगर वो ऊंची नीची लय दादी जिस तरह से भी गा सकती थी गाती थी। मुझे आशा थी कि मैं उस प्रार्थना को सुनूं, उसे यानी दादी जी को आशा थी कि मैं उस प्रार्थना को सुनूं। दादी चाहती थी कि मैं वो प्रार्थना सुनूं और मैं उसे याद करूं। आगे वो कहते हैं और उसे मुँह जवानी याद कर लूँ, यानी दादी हमेशा चाहती थी कि मैं प्रार्थना सुनूं और याद करूं। मैं उस प्रार्थना को सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ प्रिय लगती थी। यानी प्रार्थना मुझे पसंद नहीं थी, मगर मुझे मेरी दादी की आवाज़ अच्छी लगती थी, इसलिए मैं वो प्रार्थना सुनता था। पर मैंने उसे सीखने के लिए कभी कष्ट नहीं किया, मतलब मैंने कभी भी प्रार्थना को याद नहीं करना चाहा। तब वो मेरी तख्ती लाती थी। पहले बचपन में क्या होता था, जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो आज तो कॉपी पेन होती है, लेकिन उस समय तख्ती होती थी और तख्ती पर चौक से लिखते थे। तब वो मेरी तख्ती लाती थी, जिसको वो पहले ही साफ़ करके गंजनी मिट्टी से पोत देती थी, यानी मिट्टी से उसको साफ़ कर देती थी। वो मिट्टी की छोटी दवात और एक लाल कलम लाती थी, उनको एक बंडल में बांधती थी और मुझे दे देती थी। ये पुराने समय में बच्चे जब पढ़ने जाते थे तब एक तख्ती ले जाते थे, एक कलम ले जाते थे और दवात लेके जाते थे। मैं एक मोटी बासी रोटी जिस पर थोड़ा मक्खन और चीनी लगी होती थी का नाश्ता करता था। यानी सुबह के नाश्ते के बारे में खुशबंत सिंह बताते हैं कि मुझे बासी रोटी देती थी दादी, उस पर मक्खन लगा के और उस पर चीनी डाल के देती थी। और उसके बाद हम स्कूल जाते थे। वो गांव के कुत्तों के लिए 2-3 बासी रोटियां अपने साथ ले जाती थी। खुशबंत सिंह कहते हैं कि जो रात की रोटियां बच जाती थी और मैं भी नाश्ता कर लेता था, उसके बाद भी बच जाती थी, तो दादी उन्हें अपने साथ ले लेती थी। मैं दादी के साथ स्कूल जाता था और दादी गांव के कुत्तों को वो रोटियां खिलाती थीं। आगे वो कहते हैं कि मेरी दादी मेरे साथ सदैव स्कूल जाती थी, यानी रोज़ाना मैं दादी के साथ ही स्कूल जाता था, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। यानी मेरी दादी मेरे साथ स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था, यानी मंदिर और स्कूल दोनों साथ में थे। पुजारी वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना हमें सिखाता था। जिस समय बच्चे बरामदे की दोनों ओर पंक्तियों में बैठते थे, वर्णमाला या प्रार्थना संवेद स्वर में गाते थे, उसी समय दादी क्या करती थी, मेरी दादी मंदिर में अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। जब हम दोनों अपना कार्य समाप्त कर लेते थे तो हम दोनों इकट्ठे वापस आते थे, यानी दोपहर तक मैं अपनी पढ़ाई करता था और दादी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती थी मंदिर में बैठकर। इस समय यानी दोपहर के समय हमें गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। हम उनके लिए जो रोटियां फेंकते थे, वे एक दूसरे के लिए यानी उस रोटी को लेने के लिए गुर्राते हुए लड़ते थे और हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे। ये खुशबंत सिंह बता रहे हैं कि बचपन में ऐसा हमारे साथ होता था। दादी मेरे साथ स्कूल जाती थी, वहाँ प्रार्थना करती थी, मंदिर में स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी, मैं अपनी पढ़ाई करता था। दोपहर को घर आते थे तो कुत्तों के लिए रोटी जो सुबह ले जाते थे वो डालते थे और कुत्ते उन रोटियों के लिए लड़ते थे। आगे कह रहे हैं कि जब मेरे माता पिता शहर में आराम से रहने लगे, क्योंकि माता पिता उनको बचपन में दादी के पास गांव में छोड़कर चले गए थे, तो अब जब वो शहर में सेटल हो गए तो उन्होंने हमें भी वहां बुला लिया। वो हमारी मित्रता के लिए नाजुक बिंदु था, क्योंकि अब खुशबंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी
जो दोस्ती है दादी के साथ वो काफ़ी गहरी हो चुकी थी। और अब एक नाजुक मोड़ हमारी दोस्ती में आया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे और दादी को शहर में बुला लिया। यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, यानी शहर जाने के बाद मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी, क्योंकि शहर में जाने के बाद खुशवंत सिंह दूसरे स्कूल में जाने लगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो अब दादी उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। हाँ, शहर वाले घर में भी वो एक ही रूम शेयर करते थे। मैं एक अंग्रेज़ी स्कूल में बस से जाया करता था। खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि अब मैं बस से जाता था, एक अंग्रेज़ी स्कूल था, वहाँ गलियों में कुत्ते भी नहीं होते थे कि दादी उनको खाना खिलाएं, और दादी अपने शहरी मकान के अहाते में चिड़ियों को भोजन कराती थी, क्योंकि कुत्ते वहाँ नहीं मिलते थे। तो दादी घर के बाहर बरामदे में बैठकर चिड़ियों को भोजन खिलाती थी। ये कहाँ हो रही है घटना? ये शहर में घट रही है। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए हम एक दूसरे को और कम मिल पाते थे, यानी समय के साथ साथ मेरे और दादी के बीच में थोड़ा अंतर आने लगा, हम कम मिलने लगे। कुछ समय तक उसने मुझे जगाना जारी रखा और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती रही, यानी शहर में रहने के बावजूद भी दादी मुझे जगाती, मुझे कॉलेज के लिए तैयार करती थी। जब मैं वापस आता था वो मुझसे पूछा करती थी कि शिक्षक ने मुझे क्या पढ़ाया, क्योंकि जब गांव में रहते थे तब तो दादी को पता ही था कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, मगर शहर में क्या पढ़ाया जा रहा है ये दादी को नहीं पता होता था। वो उसको बताया करता था, यानी दादी को वो बताते थे कि हमें क्या पढ़ाया गया, अंग्रेज़ी शब्द पढ़ाए गए और पाश्चात्य विज्ञान और शिक्षा, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पढ़ाया गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया गया, पृथ्वी गोल है इत्यादि। इस तरह की चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, खुशवंत सिंह अपनी दादी को बताते हैं। इससे उसको दुख होता था। खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब मैं दादी को बताता था कि ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती थी तो इसे सुनकर उनको दुख होता था, वो मेरे पाठों में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। यानी अब जो मुझे होमवर्क मिलता था उसमें दादी मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती थी। गांव में तो जो होमवर्क मिलता था दादी मेरी हेल्प कर देती थी। आगे कह रहे हैं वो उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो शिक्षक अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाते थे, यानी अंग्रेज़ी स्कूल में जिस प्रकार की भी शिक्षा दी जा रही थी दादी को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, और इस बात से दुखी हुई कि ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि अंग्रेज़ी मीडियम में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं सिखाई जाती। दादी को ये बात बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन मैंने घोषणा की कि हमें संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, यानी एक दिन खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मैंने अपने इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में एक दिन म्यूज़िक की क्लास अटेंड की, तो मैंने दादी को वो जाकर बताया। वो बहुत परेशान हुई, यानी दादी ये वाली बात सुनकर बहुत दुखी हुई कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में म्यूज़िक की शिक्षा दी जा रही है। उसके लिए संगीत कामुक संबद्धता थी, यानी दादी का मानना था कि संगीत अच्छी चीज़ नहीं है, संगीत पर वेश्याओं और भिखारियों का एक अधिकार होता था और वह अच्छे लोगों के लिए नहीं होता। यानी खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी दादी को ऐसा लगता था कि म्यूज़िक यानी संगीत के ऊपर केवल वेश्याओं का अधिकार है और दूसरा भिखारियों का अधिकार है, अच्छे लोगों के लिए म्यूज़िक नहीं होता, ऐसा दादी का मानना था। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी चुप्पी का अर्थ असहमति था, यानी दादी ने कुछ कहा तो नहीं मेरी म्यूज़िक वाली बात को सुनकर, मगर मुझे उनकी खामोशी से ये बात समझ में आ गई थी कि हाँ दादी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसके बाद वो मुझसे बहुत कम बात करती थी, यानी धीरे धीरे दादी और पोते के बीच में दूरियां बढ़ती चली गईं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब मैंने विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, यानी जब मैंने डिग्री कॉलेज ज्वाइन किया, तो मुझे अपना एक अलग कमरा दिया गया। अब खुशवंत सिंह बड़े हो गए, उनको एक अलग कमरा मिल गया। मित्रता की सामान्य कड़ी भी टूट गई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जब वो शहर में रहते थे, भले ही या दादी स्कूल नहीं जाती थी उनके साथ, लेकिन वो अभी भी एक रूम शेयर करते थे। मगर अब क्या हुआ, अब खुशवंत सिंह को अपना अलग कमरा मिल गया। अब उनके सामान्य कड़ी भी क्या हुई, टूट गई। मेरी दादी ने अकेलापन चुपचाप स्वीकार कर लिया, यानी दादी तो इस अकेलेपन को स्वीकार कर गई। वो किसी से बात करने के लिए अपना कताई का चरखा बहुत ही कम छोड़ती थी, यानी दादी ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। अब शहर में कुछ करने के लिए था नहीं, तो दादी ने चरखा चलाना शुरू कर दिया। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो अपना चरखा चलाती रहती और प्रार्थना करती रहती थी, यानी सुबह से लेकर शाम तक दादी चरखे पर धागा बुनती रहती थी। वो केवल तीसरे पहर यानी दोपहर के बाद चिड़ियों को भोजन कराने के लिए थोड़ी देर के लिए आराम करती थी, जब वो बरामदे में बैठती थी और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती थी। तब उसके चारों ओर सैकड़ों चिड़ियाँ इकट्ठा हो जाया करती थीं। उनके चहचहाने और फड़फड़ाने से उत्पन्न शोर शराबा रहता था। कुछ चिड़ियाँ आती थीं और दादी की टांगों पर बैठ जाती थीं और कुछ उसके कंधों पर बैठ जाती थीं। कुछ चिड़ियाँ तो दादी के सिर पर भी बैठ जाती थीं। दादी मुस्कुराती थी और वो उनको कभी भी डराकर भगाती नहीं थी।
तो ये दादी का वो समय था 24 घंटे में जब दादी चिड़ियों के साथ समय बिताती थी, और ये अच्छा समय था उनके लिए। यह दिन का आधा घंटा उनके लिए सबसे अधिक प्रसन्नता का होता था। खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि जिस समय वो चिड़ियों को भोजन कराती थी, तब वो जो समय दादी का था वो उनका सबसे अच्छा समय था। आगे वो कह रहे हैं कि जब मैंने आगे अध्ययन करने के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, अब खुशवंत सिंह विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मुझे यकीन था कि मेरी दादी दुखी होगी। मुझे पहले से ही पता था मैं 5 वर्ष बाहर रहूँगा, यानी 5 सालों के लिए मैं जा रहा हूँ, और उसकी आयु में कोई कमी नहीं कर सकता। यानी यहाँ सीधे सीधे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मैं जब विदेश पढ़ने के लिए जा रहा था 5 सालों के लिए, तो मुझे लगा कि शायद जब मैं वापस आऊँ तो दादी मुझे ना मिले, क्योंकि दादी की उम्र को तो मैं नहीं कम कर सकता या कुछ भी नहीं कर सकता, पर मेरी दादी ऐसा कर सकी। वो भावुक भी नहीं हुई, मतलब दादी जब मुझे विदा दे रही है विदेश जाने के लिए तो वो भावुक नहीं हुई, रोई नहीं। वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, पर उसने कोई बात नहीं की और ना ही कोई भाव दिखाया। मतलब दादी ने कोई इमोशन नहीं जाहिर किया। उसके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे, यानी ये वो समय है जब खुशवंत सिंह विदेश के लिए निकल रहे हैं और वो स्टेशन पर हैं। उसका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था, उसकी अंगुलियां उसकी जयमाला के मन के गिनने में व्यस्त थीं। उसने शांति से मेरा माथा चूमा, और जब मैं चला, खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि उसके होठ प्रार्थना में हिल रहे थे और उसका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था। उसकी अंगुलियां उसकी जयमाला के मन के गिनने में व्यस्त थीं। उसने शांति से मेरा माथा चूमा, और जब मैं चला तो मैंने गीली छाप को अपने मन में संजोया, जैसे ही वो शायद हमारे बीच में शारीरिक संपर्क का अंतिम चिन्ह रहा हो। दादी ने माथा चूमा, आशीर्वाद दिया, तो वो जो एक स्पर्श दादी का था खुशवंत सिंह के लिए, खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि वो मेरे लिए एक बहुत ख़ास चीज़ थी। उसको मैंने अपने अंदर मन में संजो के रखा। आगे क्या हुआ? पर ऐसा नहीं था। पर ऐसा नहीं था मतलब कि दादी जिंदा थीं, कहने का मतलब ये है। पर ऐसा नहीं था। 5 वर्ष बाद मैं घर वापस आया और दादी मुझे स्टेशन पर मिली। वो मुझे एक दिन और वृद्ध नज़र नहीं आई। यानी जब मैं अभी थोड़ी देर पहले हमें खुशवंत सिंह बता रहे थे कि मैं हमेशा से यानी पिछले 20 सालों से उनको जानता था, और अब वो 5 साल बाहर भी रह लिए, ठीक, उसके बाद भी उनको लगा कि दादी की उम्र में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दादी को अभी भी वो उतना ही बूढ़ा पाते हैं। उनके पास अब भी कहने के लिए समय नहीं था, मतलब अभी भी वो अपने प्रार्थना में बिजी हैं। और जब उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, मैंने उनको अपनी प्रार्थना कहते हुए सुना। यानी अभी 5 साल बाद जब मैं घर वापस आया, तब भी जब दादी ने मुझे खुशी से गले लगाया, तब भी मैंने सुना अपने कानों से कि वो अभी भी अपनी प्रार्थना कर रही थी। मतलब मैं बचपन से दादी को प्रार्थना करते हुए देख रहा हूँ और अभी भी वो कर रही हैं। मेरे आगमन के प्रथम दिन भी उनकी सबसे अधिक प्रसन्नता के क्षण चिड़ियों के साथ ही थे। यानी खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि 5 साल पहले जब मैं यहाँ से गया था, तब भी दादी के लिए सबसे अच्छे पल वही होते थे जब दादी चिड़ियों को भोजन खिलाती थी, और आज भी वही है। यानी मैं आज आया हूँ, मेरे आने का पहला दिन है, उसके बावजूद भी दादी अपनी चिड़ियों को भोजन कराने में व्यस्त हैं, जिनको वो बहुत देर तक भोजन खिलाती रहीं और खिलवाड़ में उनको दुत्कारती रहीं, मतलब चिड़ियों से प्यार करती रहीं। बाद में क्या हुआ? उसी दिन खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि शाम को दादी में एक परिवर्तन आया। अब ये पहली ऐसी चीज़ थी आज तक जो खुशवंत सिंह ने नोटिस की अपनी दादी के अंदर, कि शाम को दादी में एक परिवर्तन आया। उसने प्रार्थना नहीं की। खुशवंत सिंह को बड़ी हैरानी हुई। उसने क्या किया? उसने पड़ोस की स्त्रियों को इकट्ठा किया, एक पुरानी ढोलक ली और गाना गाना शुरू कर दिया। खुशवंत सिंह कह रहे हैं ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि आज पहली बार दादी ने अपनी प्रार्थना छोड़ दी और महिलाओं को इकट्ठा किया, ढोलक ली और गाने गाने शुरू कर दिए। वो घंटों तक प्रयोग में न आने वाली ढोलक की ढीली खाल पीटती रही और योद्धाओं के घर आगमन का गीत गाती रही। यानी ढोलक उतनी अच्छी भी नहीं थी, उसकी आवाज़ भी अच्छी नहीं लग रही थी, मगर उसके बावजूद भी दादी उस ढोलक को पीटती रही और योद्धाओं के घर आने के गीत गाती रही। हमें उनको रोकने के लिए रजामंद करना पड़ा। यानी हमें, खुशवंत सिंह कहने, मुझे, मेरे मम्मी पापा को उनसे कहना पड़ा कि बस अब बहुत हो गया, अब मत करिए इतना, उस पर अत्यधिक जोर ना पड़े, मतलब ताकि दादी को इससे ज़्यादा परेशानी ना हो। हमने इसलिए उनसे मना कर दिया। जब से मैं उनको जानता था, ये पहला समय था जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। यानी आज वो पहला दिन था जब दादी ने प्रार्थना नहीं की। अगले दिन क्या हुआ? अब
अगले दिन प्रायः वो बीमार हो गई। अगले दिन यानी आज खुशवंत सिंह आए, अगले दिन वो बीमार हो गई। उनको मामूली सा बुखार था और डॉक्टर ने बताया कि बुखार समाप्त हो जाएगा, पर मेरी दादी ने दूसरी बात सोची। डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो जाएंगी, पर दादी ने कुछ और सोचा। उसने हमें कहा कि उसका अंत निकट आ गया है। उन्होंने कहा कि उनके जीवन के अंतिम अध्याय के कुछ घंटों पहले उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। वो कह रही हैं, मतलब दादी को पता चल गया था कि दादी की डेथ आ गई है निकट, तो उन्होंने कहा कि उनके जीवन का अंतिम समय आ गया था और अंतिम अध्याय के कुछ घंटों पहले उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। वो हम लोगों से बात करने में समय खोना नहीं चाहती थी, मतलब वो जो भी करना चाहती थी, बातचीत करना या ढोलक पीटना, गीत गाना, वो सब कर लिया उन्होंने कुछ घंटे पहले अपनी मौत से। उसके बाद अब वो और किसी से बात नहीं करना चाहती थी। हमने आपत्ति की, जाहिर सी बात है कोई भी आपत्ति करेगा कि आप इस तरह की बातें मत करिए, आप ठीक हो जाएंगी, पर उन्होंने हमारी आपत्तियों को अनदेखा कर दिया। वो शांति से अपने बिस्तर पर लेट गईं, प्रार्थना करती रहीं और अपने मन के गिनती रहीं, हमारे संदेह करने से पहले ही। खुशवंत सिंह कहते हैं कि हमारे संदेह करने से पहले ही उनके होठ हिलने बंद हो गए और उनकी निर्जीव उंगलियों से जयमाला गिर गई, यानी दादी अब दुनिया में नहीं रहीं। उनके चेहरे पर शांत पीलापन छा गया और हम जान गए कि वो मर गईं। आगे क्या हुआ? खुशवंत सिंह कह रहे हैं, हमने उनको बिस्तर से नीचे उतारा और रिवाज के अनुसार उनको भूमि पर लेटा दिया और उनके ऊपर लाल कफन डाल दिया। रोने पीटने के कुछ घंटों बाद उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए हमने उनको अकेला छोड़ दिया। उनका दाह संस्कार करने के लिए एक अपरिष्कृत अर्थी के साथ शाम को हम उनके कमरे में गए, यानी जिस कमरे में दादी की डेथ हुई हमने उनको वहाँ रखा और शाम तक हमने सारी तैयारियाँ की। और हम जब उनको लेने के लिए गए, सूर्य छिप रहा था और एक चमकीले स्वर्णिम प्रकाश से उनका कमरा और बारामदा प्रकाशित हो रहा था। खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि उनका दाह संस्कार करने के लिए एक अपरिष्कृत अर्थी, यानी जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, शाम को हम उनको लेने के लिए उनके कमरे में गए। उस समय सूर्य छिप रहा था और एक चमकीले स्वर्णिम प्रकाश से उनका कमरा और बारामदा प्रकाशित हो रहा था। हम अहाते में आधी दूरी पर ही रुक गए, यानी कमरे के बाहर जो बारामदा था हम आधी दूरी पर ही रुक गए। क्यों? क्योंकि सारे बारामदे और उसके कमरे में जहाँ दादी मरी पड़ी थी और लाल कफन में कसकर लपेटी गई थी, हज़ारों चिड़ियाँ फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। हमने देखा कि हज़ारों की संख्या में आज चिड़ियाँ चुपचाप वहाँ बैठी हैं, चहचहाने की कोई आवाज़ नहीं है। हमें चिड़ियों पर खेद हुआ क्योंकि चिड़ियाँ अपना दुख दिखा रही थी दादी के प्रति, क्योंकि उनको भी दादी से प्रेम हो गया था। और मेरी माता उनके लिए कुछ रोटियां लाईं। उन्होंने दादी की तरह ही उन रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े तोड़े और चिड़ियों के लिए फेंक दिए। चिड़ियों ने रोटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी की अर्थी को लेकर गए तो चिड़ियाँ चुपचाप वहाँ से उड़ गईं। अगले दिन सुबह को रोटियों के उन टुकड़ों को जमादार यानी कूड़ेदान में हमें उनको डालना पड़ा। तो यहाँ खुशवंत सिंह कहानी ख़त्म करते हैं कि इस तरह से मेरी दादी रहीं और मैंने अपनी दादी को इस तरह से जाना, और यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है।